बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के कराची यूनिवर्सिटी के रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक़ जिन वीडियोस को अपलोड करने का सिलसिला जारी हमने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज 5वें मरहले में दाखिल हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब तक हम 4 अलग अलग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के मजमूई तौर पर 11 सब्जेक्ट से रिलेटेड रिड्यूस सिलेबस की वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें पार्ट 1 की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, इनके 7 सब्जेक्ट्स, और पार्ट 2 के 4 सब्जेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, 7 और 4 11। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बीकॉम पार्ट 2 के एक अहम तरीन सब्जेक्ट जिसका नाम है इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि EDP से रिलेटेड उसका जो रिड्यूस सिलेबस कराची यूनिवर्सिटी ने इशू किया है, इंशाअल्लाह ताला आपको उसकी तफसीलात बयान करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट EDP, जिसको मुकम्मल इसकी जो फॉर्म है वो है इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपको स्टडी करने हैं रिड्यूस सिलेबस के अंदर, वो टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर से बिल्कुल नहीं आपको घबराना है, क्योंकि वैसे भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि घबराना नहीं है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखिएगा 10 चैप्टर्स जो हैं आपको जो स्टडी करने हैं, उनमें पहला चैप्टर क्या है, उसका नाम है इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर टोटल आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल आपको डेफिनेशन याद करनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जाहिर सी बात है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर आपको इकनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही नहीं पता तो जाहिर सी बात है कितने अफसोस का मुकाम हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक जो आपको इसी सब्जेक्ट में पढ़ना है उसका नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट। अक्सर व बेशतर आपको अनसोल्व पेपर्स में ये सवाल नज़र आएगा कि इकनॉमिक ग्रोथ में और इकनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली एक छोटी टर्म है और इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कंपैरेटिवली एक बड़ी टर्म है। बड़ी टर्म से मुराद ये है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकनॉमिक ग्रोथ खुद शामिल हो जाती है, लेकिन इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर इकनॉमिक डेवलपमेंट शामिल नहीं होती। इससे बात साबित होती है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट अगर कहीं हो रही होगी किसी भी कंट्री के अंदर, तो इकनॉमिक ग्रोथ तो खुद ब खुद हो रही होगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी मुल्क के अंदर इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाजमी नहीं है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही हो। क्यों? क्योंकि इकनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली एक बड़ी टर्म है। जिस तरीके से अगर आप दरिया और समंदर का कंपैरिजन करें तो दरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन बहरहाल दरिया जो है वो समंदर का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि दरिया अल्टीमेटली गिर जाता है समंदर के अंदर। समंदर के अंदर ही बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो दरिया के मुकाबले में भी ज़्यादा होता है, लेकिन समंदर का पानी बहरहाल दरिया में नहीं गिरता। सेम यही मिसाल है इकनॉमिक ग्रोथ और इकनॉमिक डेवलपमेंट की। इकनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी टर्म है जो कि इकनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट हो जाती है, उसके अंदर जम हो जाती है। और इकनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली एक बड़ी टर्म है, बड़ा उसका स्केल है, बड़ा उसका मार्जिन है। अगली चीज़ जो आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर EDP के अंदर पढ़नी है स्टूडेंट्स, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग इकनॉमी। वो इकनॉमी ऐसी मईशत जो कि अभी डेवलपिंग इकनॉमी है, जैसे पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं चाहिए इस हवाले से, क्योंकि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी तरक्की अता करे और बहुत ज़्यादा तरक्की इंशाल्लाह अता करे और हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की सफ़ में से निकल कर अल्लाह करे बहुत जल्द डेवलप्ड कंट्रीज़ की सफ़ में शामिल हो जाएं। लेकिन बहरहाल 70 साल गुजरने के बावजूद अफसोसनाक मुकाम है हम सब के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं, कि अभी तक हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की सफ़ में शामिल हैं, जबकि हमारे बाद आज़ाद होने वाले ममालिक जिन्होंने हमसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद हासिल की, मैं नाम भी लेना चाहूँगा जिसका नाम, एक मुल्क का नाम लेना चाहूँगा जैसे कि कोरिया। बहुत सारे कंट्रीज़ ने हमसे हमारा जो प्लान मांगा था, 1960 वाला प्लान मांगा था कि जिस पर हमारे मुल्क की तरक्की इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहे थे, लेकिन अफसोसनाक मुकाम है कि आज देखें कोरिया कहाँ खड़ा हुआ है और हम कहाँ खड़े हैं। जिन्होंने हमारे मुल्क के प्लान के ऊपर अमल किया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो अगली बात जो आपको पढ़नी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है डेवलपिंग इकनॉमी की, कि डेवलपिंग इकनॉमी जो होती है या तरक्की पजीर जो मीशत होती है उसके अंदर कौन कौन सी उसकी खुसूसियात पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्री रिक्विजिट्स ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी भी कंट्री को अगर इकनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करनी है तो उसकी प्री रिक्विजिट्स कौन कौन सी होंगी। प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है लाजमी उमूर,
अगर वो सरंजाम नहीं देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी प्री रिक्विजिट्स हैं? जिस तरीके से एक कारोबार को स्टार्ट करने के लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में आप पढ़ते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो हेडिंग है वो क्या है? रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड देयर रोल। पाकिस्तान के वसाइल कौन कौन से हैं और उनका किरदार क्या क्या है, जिसके अंदर टोटल 3 बातें आपको पढ़नी है। नंबर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती तौर पर कौन कौन से वसाइल पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। आपको पता है पाकिस्तान के पास जनाब दरिया भी हैं, समंदर भी है, पहाड़ भी हैं, खेत भी हैं, खलियान भी हैं, चारों मौसम भी हैं। सारी चीज़ें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की हैं। मिनरल्स भी हैं जिनको आप मादनियात कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास अगर आप गौर करें क्या चीज़ नहीं है तो उसका जवाब ये है कि शायद ही कोई चीज़ ऐसी नज़र आए जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं है। दुनिया के गिनती के ऐसे ममालिक नज़र आएंगे कि जिनके पास ऑल 4 सीजन्स मौजूद होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जिसके पास चारों मौसम मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की हुई हैं। अफसोसनाक मुकाम यह है कि हम फिर भी अपने मुल्क को बुरा भला कह रहे होते हैं। हम शामिल हैं क्योंकि बुराई जो है भले कोई कर रहा हो लेकिन पकड़े सब जाते हैं। अगली बात क्या आ रही है? नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। याद रखिएगा पाकिस्तान 1971 में आधा मुल्क तोड़वा बैठा था, लेकिन आधा मुल्क तोड़वाने के बावजूद इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मगरबी पाकिस्तान कहते थे, जो अब मौजूदा सिर्फ पाकिस्तान कहलाता है, उस पाकिस्तान की आबादी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है। सोचें अगर बांग्लादेश हमारे साथ मौजूद होता, इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा होता, तो तब तो क्या बात थी। लेकिन फ़र्ज़ करें बांग्लादेश, फ़र्ज़ क्या करें, हकीकत में अब तब्दील हो चुका है, बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के जो आबादी है वो दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है। इट मीन्स दैट 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी का मुल्क दुनिया के बड़े ममालिक में इस वक्त भी शामिल है। लिहाजा ये कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्स। जिस तरीके से चाइना के हवाले से अगर हम बात करें तो एक दियो हैकल कस्म की आबादी है चाइना की, सेम यही हाल इंडिया का है। तो बेशक इंडिया और चाइना का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के साथ, आबादी के लिहाज से वो कहीं आगे हैं और तरक्की के हवाले से भी बहुत आगे हैं, लेकिन बहरहाल हम भी किसी खेत की मूली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी वाला मुल्क दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन को अगर हम सही मसरफ़ में इस्तेमाल करें, सही डायरेक्शन में हम लेके चलें तो अपने मुल्क को हम तरक्की ज़रूर दे सकते हैं। अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही हो। स्टूडेंट्स अगली चीज़ है आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि सरमाया आपके पास जो मौजूद होता है वो भी एक तरह का वसीला होता है, वो भी एक तरह का रिसोर्स होता है किसी भी कंट्री के हवाले से उसकी तरक्की के। अगर आप तरक्की की बात करें तो थर्ड चैप्टर आ रहा है ईडीपी से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। पाकिस्तान याद रखिएगा और यकीनन आपको पता भी होगा एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चरल कंट्री होने के नाते पाकिस्तान की ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान कम अज़ कम अजनास के तौर पर फ्रूट्स और सब्ज़ियों वगैरह के हवाले से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई कमी वाक़ई ना हो। लेकिन अफसोसनाक मुकाम है कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात दुनिया के दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि हमारे मुल्क में हद से ज़्यादा वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। हद तो ये कि हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद हमारी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें दूसरे ममालिक से वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ जाती है जो हम पहले कभी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़र मुबादला भी बर्बाद हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से मुराद तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उससे मुताल्लिक़ नंबर 1 एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इट्स रोल। एग्रीकल्चरल सेक्टर होता क्या है और उसका किरदार क्या होता है। सेकेंड है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं उसकी मार्केटिंग आप किस तरह से करेंगे। एग्रीकल्चरल फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा भाई एग्रीकल्चर से के सेक्टर से रिलेटेड। एग्रीकल्चरल टैक्सेशन, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स से रिलेटेड क्या बातें शामिल होंगी वो एग्रीकल्चरल टैक्सेशन में शामिल हो जाएगा। चौथे चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो इंतहाई अहम चैप्टर है, सिर्फ ईडीपी से रिलेटेड नहीं बल्कि आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड भी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट याद रखिएगा वो तमाम ममालिक जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के ऊपर तरक्की देते हुए उसके ऊपर फोकस किया है वही ममालिक कहीं से कहीं पहुंच गए। अगर हम मगरब के ममालिक की बात करें जो आज हमसे कहीं दूर हैं, कहीं आगे निकल चुके हैं, उसकी बुनियादी वजूहात में एक अहम तरीन वजह क्या है कि वो उन्होंने जो तवज्जो दी है ज़्यादा वो किस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी है, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर तवज्जो दी है।
हम आज 70 साल गुजरने के बावजूद भी अपने एग्रीकल्चर को पकड़ के बैठे हुए हैं। कौन कह रहा है कि आप एग्रीकल्चर को पकड़ के ना बैठें? बिल्कुल पकड़ के बैठें। आपकी मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने इंडस्ट्री को या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो ना दें। जिस तरह एक बच्चा आज के पेपर में फेल हो जाता है, तो क्या इसका ये मतलब है ज़िंदगी भर वो फेल ही होता रहे? भाई उसको इम्प्रूव करना चाहिए। सेम यही चीज़ है एज अ कंट्री अगर हम बात करें। एज अ कंट्री अगर हम बात करते हैं तो लाजमी तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। जाहिर सी बात है रातों रात तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती, लेकिन कतरा कतरा दरिया मीशावत फारसी में कहा जाता है। क्या मतलब? कतरा कतरा दरिया बनता है। अगर हम सोच लें कि आहिस्ता आहिस्ता हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, तो हमें कोई दुनिया की ताकत तरक्की करने से रोक नहीं सकती इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसमें पहला पॉइंट है डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट क्या होता है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। सेकंड पॉइंट है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ छोटे पैमाने के ऊपर भी कुछ प्रोडक्शन आप करते हैं, प्रोडक्ट्स आप तैयार करते हैं, उनमें जनाब अली जो कि सनतें, ऐसी सनतें जो कि घरेलू तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रही होती हैं, उसमें छोटी मोटी चीज़ें तैयार हो रही हैं। जैसे फ़र्ज़ करें चटाइयाँ बन रही हैं, टोपियाँ तैयार हो रही हैं, कुछ ख़वातीन के जो हैं वो मुख्तलिफ जो है वो रिल्ली एक लफ्ज़ होता है जो कि आपके लिए पलंग वगैरह के ऊपर, बिस्तर वगैरह के ऊपर बिछाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो तैयार होती हैं। हाथ के पंखे, जिसको हिम्मत फैन भी बाज़ लोग कहते हैं, जितनी हिम्मत उतनी ज़्यादा हवा और जितनी कम हिम्मत उतनी कम हवा, ख़ास तौर पे गर्मियों में जब लाइट चली जाए। स्टूडेंट्स, ये तो खैर मजाक की बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको भी हम, कॉटेज जो हमारे सनत है उसको भी हम तवज्जो देकर अपने मुल्क की तरक्की के अंदर कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें मुख्तलिफ पॉलिसीज़ भी तैयार करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक पॉलिसी तैयार नहीं होगी उस वक्त तक उस पॉलिसी पर अमल कैसे होगा। और एक अफसोसनाक मुकाम और भी है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हमने बनाई हुई हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम उस पर अमल नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। पाँचवा चैप्टर जो है उसका ताल्लुक़ है फॉरेन ट्रेड से। ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है गैर मुल्की तिजारत, और गैर मुल्की तिजारत के अंदर जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, मेन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कहते हैं बरामदात को, इम्पोर्ट्स कहते हैं दरामदात। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अगर आप अपनी कंट्री से दूसरे ममालिक में माल को फ़रोख्त करके बाहर बेचेंगे, फ़रोख्त करेंगे, तो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट क्या होता है कि दुनिया भर से अगर आप किसी भी मुल्क से अपने मुल्क में माल ख़रीदेंगे तो ये कहलाएगा इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड आपको बातें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट चैप्टर है वॉल्यूम, वैल्यू एंड ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड। गैर मुल्की तिजारत के हवाले से सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स याद करें, मैंने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का जब आपको रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा था उस वक्त भी बताया था कि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा होता है, क्या हमारे हक़ में है। जवाब है हमारे हक़ में नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ है, अनफेवरेबल है। बताएं क्यों है अनफेवरेबल? क्योंकि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या हैं, वो कम हैं लेकिन बहरहाल कम है। कम होने की वजह से पाकिस्तान को पेमेंट जो रिसीव होती है या दूसरे ममालिक से जो पैसे मिलते हैं, ज़र मुबादला जिसको आप कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जिसको आप कहते हैं, वो क्या है, कम है। और कम क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने किए हैं वो कम है। जब आपने माल बाहर कम बेचा, कम फ़रोख्त किया, तो उसके एवज़ में जो पैसे मिलेंगे वो भी कम होंगे। अलबत्ता पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स क्या हैं, वो ज़्यादा हैं। पाकिस्तान अपने मुल्क में दूसरे ममालिक से जो माल ख़रीदता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जब इम्पोर्ट ज़्यादा है तो पाकिस्तान को फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ हमारे मुल्क से जो पैसा बाहर की दुनिया में जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है वो कायदे-ए-आज़म वाला नोट तो जाएगा नहीं, वो जाएगा डॉलर। हमारे मुल्क से जो दूसरे ममालिक में डॉलर जा रहा है जो कि इंटरनेशनल करेंसी है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इम्पोर्ट ज़्यादा है। और हमारे मुल्क में जो डॉलर आ रहा है फ़ॉरेन एक्सचेंज के तौर पर दूसरे ममालिक से जो हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं उसकी रकम कंपैरेटिवली कम है। लिहाजा पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड वो भी अनफेवरेबल है, पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। और पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अनफेवरेबल है, पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ जाती है, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गैर मुतवाज़िन है। यानी कि ये समझें, ये एक हाथ ऊपर गया हुआ एक नीचे गया हुआ है, तो गैर मुतवाज़िन हो गया ना। उसकी वजह क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है और हमारी इम्पोर्ट जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर दाल कैसे गलेगी। दाल गलाने के लिए आपको ज़रूरी है कि मेहनत करें, और मेहनत कब होती है, मजमूई तौर पे भी मेहनत होती है और इंडिविजुअल भी मेहनत होती है।
अगली बात जो आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज़। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज से मुराद स्टूडेंट्स ये होता है कि अपने मुल्क से दूसरे ममालिक में जो हम माल को एक्सपोर्ट करेंगे यानी कि बरामदात करेंगे, उसकी मुख्तलिफ आपको स्ट्रेटजीज़ तैयार करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजीज़ का मतलब ये होता है मुख्तलिफ तरीक़ाकार, मुख्तलिफ लाए अमल, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स जिनको फॉलो करते हुए या जिन पर अमल दरामद होते हुए आप अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो याद रखिएगा मुल्क तरक्की करेगा, और एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा नहीं होंगी तो मुल्क की तरक्की ज़ाहिर सी बात है जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे समझ लें, गाड़ी आप चौथे गियर में चला रहे हैं तो गाड़ी की रफ्तार क्या होगी, और गाड़ी मर मर के पहले गियर पे चल रही है तो जाहिर सी बात है उसकी रफ्तार क्या होगी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंद भी हो सकती है। जिनको गाड़ी चलाते हैं वो अच्छी तरह बातें समझते हैं। इसका मतलब वो चौथे गियर पर गाड़ी आप फ़ौरन नहीं ला सकते, पहले गियर से उठाते हुए चौथे गियर पर जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए जो लोग गाड़ी चलाते हैं क्या पॉसिबल है कि आप चौथे गियर पर डायरेक्ट ले आएँ, पॉसिबल ही नहीं है। पहले गियर से ही गाड़ी उठती है, ऐसा ऐसा करके चौथे गियर पर जाती है। बिल्कुल यही चीज़ है मुल्क की तरक्की का हशर। और मुल्क की तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब हम इंडिविजुअली तरक्की करें। अगर आप खुद सोचें कि इंडिविजुअली हम तरक्की नहीं करेंगे तो एज आ नेशन हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा सबक भी मैंने देने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर इसी ईडीपी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसका नाम है फॉरेन एड एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस। फॉरेन एड का क्या मतलब होता है, गैर मुल्की जो मदद है, गैर मुल्की जो इमदाद है वो, और इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी कि जो मुआशी जो असिस्टेंस है, मदद है, उसके हवाले से चैप्टर है। सोर्सेज हैं, फॉर्म्स हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस। कौन कौन से कॉस्ट आ रही है, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जिनके फ़ायदे हासिल हो रहे हैं इकोनॉमिक असिस्टेंस के। याद रखिएगा ये जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान जैसे दूसरे तरक्की पजीर ममालिक को असिस्टेंस एड की सूरत में, पैसे की सूरत में ज़रूर फराहम करता है। लेकिन इतनी ज़्यादा ये अपने क्या लें रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर देते हैं, इतनी ज़्यादा मसाइल का सामना हमें करना पड़ जाता है कि उनके उन जो पाबंदियाँ हैं उनके ऊपर हमें अमल पैरा होना लाजमी हो जाता है। तो कितना ही अच्छा क्यों ना हो कि हम कशकोल का प्याला अपने ही हाथों तोड़ें, और जब तक कशकोल का प्याला हमारे हाथ में रहेगा या हमारे हुक्मरानों के हाथ में रहेगा मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। लिहाजा लाजमी है कि हम दूसरे ममालिक के जो असिस्टेंस के ऊपर अपनी ज़िंदगी पल भर के जमान कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है हमें खुद उसको कशकोल का प्याला अपने हाथों तोड़ना पड़ेगा। और कशकोल का प्याला टूटेगा कब, जब मैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर और आप इंडिविजुअल बेसिस पे मेहनत करेंगे। अब आप बोलें दो बंदों से क्या होता है, क्यों नहीं होता। जब हर शख्स इंडिविजुअल बेसिस पे मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है पूरा मुल्क, इसका मतलब है कलेक्टिवली मेहनत कर रहा है, और जब पूरा मुल्क कलेक्टिवली मेहनत कर रहा है तो खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला तरक्की नसीब होगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके पास इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या आ रहा है, मीन्स एंड देयर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। याद रखिएगा अगर ये चैप्टर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो जिनका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बीकॉम पार्ट 2 में ही आप अच्छी तरह जानते हैं एक आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से। जिन स्टूडेंट्स ने बैंकिंग एंड फाइनेंस को बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके डबल मज़े हैं। वो कैसे डबल मज़े हो गए, एक तरफ तो वो अपना पूरा सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो उधर से एक सवाल इधर बनकर आ जाएगा। किधर बन के आ जाएगा, ईडीपी में। इसका मतलब ये हुआ 2 in 1 हो जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस का उधर याद करें, उधर आपको सब्जेक्ट में काम आएगा, और पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड एक सवाल बन के आ जाएगा ईडीपी में। तो ईडीपी में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। पेपर में ईडीपी में आपको जितने भी सवाल करने हैं, आई थिंक 5 ही सवाल करने होते हैं, एक सवाल आपका तैयार हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं सब्जेक्ट में ईडीपी में। बैंकिंग एंड फाइनेंस में पहला जो टॉपिक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मुआशी तरक्की में जो कमर्शियल बैंक का किरदार है वो क्या है। कमर्शियल बैंक आपको पता है वो तमाम के तमाम बैंक्स कमर्शियल बैंक्स में शामिल हैं कि जो कि डिपॉजिट्स लेते हैं और फिर उसके अलावा उनका दूसरा काम है लोन्स जो हैं वो एडवांस करते हैं, इनके लोन्स देते हैं। जितने भी ये कमर्शियल बैंक खुले हुए हैं, HBL, MCB, अलाइड बैंक, अल्लाह भला करे आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं वो क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। और ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक जो हैं वो आपको ये सारी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको पढ़ना है, मनी एंड कैपिटल मार्केट्स एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी फ्यूचर की लाइफ से रिलेटेड भी और इस
चैप्टर से रिलेटेड भी। मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाएंगी और उनके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, कौन कौन से शामिल हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका नाम है बजटिंग। बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसमें आपको टोटल 3 चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी? नंबर 1 सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहे हैं सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जनरेट करती है, उस रेवेन्यू के उसके पास वसाइल कौन कौन से हैं, कहाँ से वो पैसा कलेक्ट करती है, कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है। एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट भले किसी भी कंट्री की हो, उस वो जो खर्चे कर रही होती है आवाम के ऊपर, उसके मेन हेड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेन हेड्स हैं कि भाई गवर्नमेंट को फला फला चीज़ों के ऊपर खर्चा करना है। आपको पता होना चाहिए जो मेन हेड्स हैं उनमें एक तो हेल्थ सेक्टर है, सेहत के ऊपर, जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पैसा खर्च होता है, तंजिया बोल रहा हूँ। दूसरा सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एजुकेशन को जो है वो सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। सिर्फ किसी मखसूस गवर्नमेंट में नहीं, पूरा पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में आप उठा के देख लें, एजुकेशन सेक्टर को और जो हेल्थ सेक्टर है दोनों के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया गया है, और दोनों के दोनों अहम तरीन सेक्टर्स हैं। फिर जनाब अली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है। हमारे मुल्क में भी खर्च होता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से होना चाहिए। सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, लोग परेशान हैं, मस्जिदें जाने के लिए लोग अपने कपड़े गंदे करवा के मस्जिदें जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं स्कूल के बच्चे, वो अपने गंदे कपड़े लेकर आ रहे हैं, साफ कपड़े पहन के गए थे, गंदे कपड़े पहन के आ रहे हैं। भाई क्या हुआ? गटर उबल रहा था, गाड़ी गुजरी, छी 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 छींटे मारती चली गई। तो मुझे बताएं किसकी जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि एक अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जो आवाम की फलाह व बहबूद के ऊपर पैसा खर्च करती है। हमारे मुल्क में भी पैसा खर्च होता रहा है, लेकिन बहरहाल उतना नहीं होता रहा है जितना कि हम और आप मुस्तहिक हैं, जितना हम डिज़र्व करते हैं। कराची शहर दुनिया तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अपने मुल्क की हम बात करें, पाकिस्तान के उन अहम तरीन शहरों में से एक है, बल्कि अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, ये बात सब बाखबर भी हैं। 60 to 70% टैक्स देता है, और 60 to 70% टैक्स देने की एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, क्योंकि कराची एक मिनी पाकिस्तान कहलाता है। लेकिन अफसोसनाक मुकाम है कि हमारे शहर के ऊपर भी कितना पैसा खर्च होता है वो बहुत सारे लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसके अंदर वो क्या है स्टूडेंट्स? बजट फॉर्मुलेशन पढ़ना है विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के हवाले से बजट की तैयारी वगैरह कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान का हर साल का जो बजट निकलता है, अगर आप पिछले मुसलसल और कई सालों से अगर आप पुराना उठा के देखें, बल्कि कई दहाइयों से कहना चाहिए, एक दहाई 10 साल की होती है, कई दहाइयों का अगर आप बजट उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो डेफिसिट के अंदर चल रहा है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? खसारा। यानी कि पाकिस्तान जितना टारगेट वो सोचता है कि जनाब इतना हमें बजट के अंदर हमें जो है वो इतना रेवेन्यूज़ कलेक्ट करना है, तो रेवेन्यूज़ तो कम कलेक्ट हो पाते हैं और अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। जब अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, आमदनी कम होती है, और हर साल ही यही होता है, तो फिर जाहिर सी बात है हम डेफिसिट में चले जाते हैं। दुनिया भर के अंदर अगर आप नज़र उठा के देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग का कोई वजूद नहीं है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जितने रेवेन्यूज़ होते हैं उससे भी ज़्यादा रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर लेते हैं, और जितने अखराजात होते हैं उससे भी कम करते हैं। लेकिन अखराजात कम होने का ये मतलब नहीं है कि आवाम को वो रुलाते हैं, आवाम पे पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। इसके बावजूद वहाँ के अखराजात के मुकाबले में आमदनियाँ ज़्यादा हैं। यानी कि आप किस किस बात को रोएंगे? मुखालिफ का शेर है ना कि एक रोज़ का रोना हो तो रो कर सबर आए, और रोज़ रोज़ के रोने को कहाँ से जिगर आए। मेरे ख्याल से गालिब का ही शेर है, गलती से अगर किसी और का हो तो माजरत। अगला पॉइंट जो आपका इसी आपके ईडीपी से रिलेटेड लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या आ जाएगा? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इनके मकसद क्या भाई इकोनॉमिक प्लानिंग का। नेक्स्ट है फॉर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू करंट प्लान इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा प्लान इस वक्त चल रहा है उसके हवाले से, इकोनॉमिक प्लानिंग के हवाले से आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, अगर आप वाकई में इसी अटेम्प्ट में, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात इन्फॉर्म कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास एक नादिर मौका है इसी अटेम्प्ट में अपने बीकॉम के पेपर्स को क्लियर करने का। क्यों? क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है कोविड-19 के तोहफे के तौर पर। कोविड-19 के चक्कर में क्लासेस नहीं हुई तो कराची यूनिवर्सिटी को भी ख्याल आया और उन्होंने आपके जो सिलेबस है उसको कम कर दिया, महदूद कर दिया। अब जो आपके पेपर्स होने वाले हैं 22 मार्च से, उसके अंदर सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और उसके मुताबिक आपका पेपर लिया जाएगा।
भले वो रेगुलर स्टूडेंट्स हों या प्राइवेट स्टूडेंट्स हों, आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको नाम दूंगा कि अपॉर्चुनिटी की बुनियाद के ऊपर आप भरपूर तैयारी करें, इसी अटैम्प्ट में पेपर पास करें। खुदा न खास्ता पेपर पास ना कर सकें तो क्या होगा, अगली अटैम्प्ट में क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको रिड्यूस सिलेबस की नेमत नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, फिर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप खुद सोचें, जो स्टूडेंट्स रिड्यूस सिलेबस से फ़ायदा उठाते हुए पेपर पास नहीं कर पा रहे हैं, उनसे क्या तवक्को की जाए कि जब मुकम्मल सिलेबस होगा तो पेपर पास करेंगे। फिर वो ये रोना रोएंगे 16% जब रिजल्ट आएगा कि हमारा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, ये कराची यूनिवर्सिटी वाले पेपर रोकते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे। मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बीकॉम का ख़राब नतीजा ज़िम्मेदार कौन 50 मिनट की वीडियो बना के अपलोड की हुई है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम खुद ज़िम्मेदार हैं, हमसे मुराद स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स को बुनियादी किरदार अदा करने का कहता हूँ कि आप अपना बुनियादी किरदार अदा करें तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर आएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अच्छे नंबरों से कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया आखिरत हर जगह आपको भी सुरखुरू करे और इंशाअल्लाह ताला मुझे भी सुरखुरू करे। इलाही आमीन। फ्रेंड्स, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट भी मैंने आपको करने की कोशिश करी है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूर मेहनत करें और ओवरऑल में इंशाअल्लाह ताला मेहनत करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली आपसे गुजारिश है, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने जो सोशल सर्किल होता है उसमें लाजमी हमारी वीडियो को सर्कुलेट ज़रूर करवाएं ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। आप ज़्यादा अगर शेयरिंग नहीं करा सकते तो कुछ ही हद तक शेयरिंग करा सकें। जिस हद तक आप शेयरिंग करा सकें उसके लिए मैं आपका ममनून व मशकूर होऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करें और कमेंट करें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर मौजूद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।